स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी लहरें। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन करते हुए बहुत से विद्यार्थी आईएएस या प्रादेशिक प्रशासनिक प्रतियोगिताओं को पास करने के सपने देखने लगते हैं। ऐसी ही झलक व मानसिकता ऐसी ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुछ लड़कियों की। पढ़ाई के तो हम शुरू से चोर हैं कहते हुए कानपुर की बीजू ने जाड़े के कारण लाल पड़ गई नाक को ओवरकोट की बाह में छुपा लिया। उसके कटे हुए बालों में से उसका साफ उजला आधा चेहरा दिखाई दे रहा है। उसका दिल हुआ अभी इसकी ठोड़ी पकड़कर पूरा चेहरा सामने से आए और आंखों में आंखें डालकर पूछे, मैडम आप पढ़ाई की चोर हैं तो इस लोक सेवा आयोग की इमारत में क्या खाक छानने आई हैं? क्यों दे रही हैं प्रशासनिक प्रतियोगिता की परीक्षा? इतिहास का दूसरा प्रश्न पत्र भी बाकी है। लड़के लड़कियां इधर उधर टोली बनाकर बिखरे हुए हैं। इलाहाबाद की वह, लखनऊ की ईरा, मुरादाबाद की अनिला व एक आध और इधर उधर की। यह छोटा सा ग्रुप इमारत की पिछली सीढ़ियों जाड़े की उतरती अलसाई धूप में अलसाया सा पड़ा है। इनको फालतू क्षणों को सरकाने के लिए यही कोना रास आ गया है। सामने वाले नीम के पेड़ पर से धूप आती भी है तो छन छन कर। उस गुनगुनी धूप से त्वचा पर हल्का हल्का सेक बहुत अच्छा लगता है। मुरादाबाद की अनिला को छोड़कर उसे बाकी सब पर तरस आने लगता है। पढ़ने की तो सभी चोर हैं, फिर कौन 30 मार्खा उन्हें यहाँ महत्वाकांक्षाओं के पंख लगाकर बैठा गया है। एसडीएम बनेंगी, बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रोमांचित होती रहेंगी, पुलकित होती रहेंगी। पिछले वर्ष मैंने नीमा शर्मा को तो देखते ही कह दिया था कि तू तो बस एसडीएम बनने के लिए पैदा हुई है। क्या अकड़ थी चाल में, बात करने में बहुत सोफिस्टिकेटेड, कपड़ों के रंग चुनने में एक डिग्निटी। वाकई पहली बार में ही सेलेक्ट हो गई। खुश तो सब ऐसे हो रही हैं जैसे वही चुन ली गई हो। वही सबसे कम बोलती है, कहाँ घुल मिल पाती है शहर दर शहर से आई लड़कियों में। अभी ऐसी खिलखिला रही हैं, साल 2 साल बाद सदगृहिणी बनी पता नहीं किसके बच्चे खिला रही होंगी। कहाँ की लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता, कहाँ की वह सिरदर्द पढ़ाई। अपनी गृहस्थी में रस्सी हुई भी डींग मारने से नहीं चूकेंगी। हाँ, एक बार तो कंपटीशन में हम भी अपीयर हुए थे। बस एक तो अटेम्प्ट में तो कोई सेलेक्ट नहीं हो जाता, बस उसी साल शादी हो गई। वरना वरना वह जानती हैं यदि इन लोगों की 2-3 वर्ष शादी नहीं होगी तो लोक सेवा आयोग में माथा फोड़ने आती रहेंगी। वह दुआ करती है जल्दी ही इनकी शादी तय हो तो इनके दहेज में 2-4 साड़ी बढ़ जाएं। वह भी क्या इन्हीं की तरह है? वह कुछ सोच नहीं पाती। उसे लगा उसके डैडी अभी रेशमी गाउन की डोरियां कसते हुए उसकी स्टडी में आ निकलेंगे। अपनी उसी बुलंद आवाज के साथ कहेंगे, इस बार तो तुम्हें रिटेन में सेलेक्ट होकर इंटरव्यू तक पहुंचना है। अगले कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें एसडीएम बना देखना चाहता हूँ। डैडी को देखते ही वह शुरू से ही सहमति रहती है। वह क्या, मम्मी से लेकर दरवाजे पर खड़ा अर्दली तक उनके दबंग व्यक्तित्व से दब से जाते हैं। इतने ऊंचे सरकारी पद ने उसके डैडी की नाक को कुछ ज्यादा ही ऊंचा कर दिया था। हर एक आदमी के अंदर पहले पहले एक मगरूर हाथी बोराता है। ऐसा ही हाथी उनके अंदर भी हमेशा झूमा करता था। लेकिन भगवान भी आदतन एक चींटी उस हाथी के कान में घुसा उसके मद को हड्डी टूटी बांह सा झुला देता है। ऐसी ही तो चींटी है भैया, नहीं तो पता नहीं डैडी की नाक ऊपर कौन से आसमान में जाकर धंसती। तेरे डैडी क्या करते हैं? बीजू तुषार से पूछ रही है। अपना तो आगरे के सिंधी मार्केट में कपड़ों का बिजनेस है। सच? तब तो तू मुझे अपना पता जरूर दे देना। अपनी शादी की साड़ियां तेरे यहाँ से ही खरीदूंगी। क्यों, कंसेशन दिलवाएगी न? कहकर बीजू बच्चों की तरह खुश होकर हंसती है।
लोक सेवा आयोग की सीढ़ियों पर कही गई यह बात उसे बहुत बेतुकी लगती है। बीजू के तो ढंग ऐसे हैं कि यदि अभी कोई उसे शादी करने वाला मिल जाए तो दूसरा प्रश्न पत्र भी न दे, फौरन ही उसका हाथ पकड़कर भाग जाए। बीजू, तू क्यों कंपटीशन में अपीयर हो रही है? शादी करके घर बसा न, क्यों माँ बाप का पैसा खराब कर रही है? शादी? अरे, लड़का मिले तो अभी शादी कर लूं। देख, मेरे मम्मी डैडी बहुत नक्कू हैं, कोई नौकरी करने देंगे नहीं। मेरा टाइम कैसे पास हो? कंपटीशन का बहाना अच्छा है, इलाहाबाद घूमकर जरा बोरियत कम हो जाती है। अरे नुपुर, तू? विमल दीदी आप? वह विमल दीदी को यहाँ देख चकित है। वे शान से बता रही हैं कि इस परीक्षा में दूसरी बार बैठ रही हैं, तो गोया ये भी यहाँ शौक फरमाने आती रहती हैं। उसका दिल होता है अभी उनकी दोनों बाहें पकड़कर उनसे पूछे, यू मिडिल क्लास गर्ल, यहाँ क्या समय बर्बाद करने आई हो? जब मैं नाना जी के यहाँ आती थी तो तुम्हारे पिता यहाँ से रोज अखबार मांगकर पढ़ते थे। जाओ जाओ दीदी, पढ़ने में तुम अच्छी सही, लेकिन और बहुत सी बातें यहाँ आने से पहले आनी चाहिए। क्या तुम मेरी तरह ट्रिपल के व चौघम का एब्रीविएशन सोते से उठकर भी बता सकती हो? नहीं न, फिर क्यों अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रही हो? दीदी सबका हाल पूछकर जल्दी जल्दी अपने ग्रुप के साथ चल देती हैं। उन्हीं के साथ नाजुक गोरी लड़की है। सामने खड़े लड़कों के झुंड में से कोई लड़का इस लड़की को घूरता फिकरा कसता है। लखनवी माल जा रहा है, स्वयं भी जरूर लखनऊ का ही होगा, तभी अपने शहर की लड़की देखकर बोले बिना जताए बिना चैन नहीं पड़ा। अच्छा, भाभी इस समय क्या कर रही होंगी? वह सोचने की कोशिश करती है। वे जरूर अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में कोई उदास कविता लिख रही होगी या बोझिल आंखें लिए सो गई होगी। और भैया जरूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस का बहाना कर स्कूटर लेकर घर से निकल गए होंगे। डैडी ने सोचा था शायद भैया शादी के बाद भाभी से जुड़कर सुधर जाए। भैया के शादी के लिए भी तो कैसी कैसी शतरंज की गोटें बिछाई थी। भैया तो 10वीं पास करते ही आवारगी में पड़ गए थे, लुढ़कते धुढ़कते बीए पास कर पाए थे। डैडी को लगने लगा था मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, घर में बहू आ जाए तो रौनक आ जाए। शहर भर में बदनाम भैया को लड़की कौन देता? बस डैडी ने उन्हें आईएएस की परीक्षा में बैठा दिया। दूर दूर के शहरों से उनके रिश्ते आने लगे। सब सोचते थे घर बार तो अच्छा है, लड़का आईएएस बन जाए तो लड़की की तकदीर सुधर जाएगी। उन्हीं में से सबसे सुंदर कुशाग्र बुद्धि की लड़की छांटी गई थी। शादी के समय भाभी कितनी सुंदर लग रही थी, वह चेहरा याद करके उसका दिल बेहद उदास हो जाता है। उस विदुषी भाभी ने तकदीर कैसी पाई थी? हर समय बाल बिखेरे, पान चबाते, बात बात पर बिफरते भैया से उनका कहीं तो कोई साम्य नहीं है। तू कहाँ खो गई? तुषार उसके चिकोटी काटती है। वह छेप कर मुस्कुरा देती है। कहीं नहीं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, तू क्या मिधा को जानती है? वह ना तेरे ही शहर की है, कभी मिली नहीं, बस नाम सुना है। क्या मर्दानी पर्सनैलिटी है। हमारे शहर में आजकल वही डिप्टी कलेक्टर है। एक बार तो स्ट्राइक के कारण जब स्थिति बेकाबू हो गई तो स्वयं ही डंडा लेकर जीप से कूद पड़ी थी। मजदूरों की भीड़ में अकेली लेडी। हाँ, मगर मजाल है जो किसी आदमी की हिम्मत उसे छूने की पड़ी हो। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपके शहर में मिनी इंदिरा गांधी का राज्य चल रहा है? हे। हंसी जरा थमती है तो बीजू अपने ओवरकोट की जेब से मूंगफली निकालती है। सॉरी यार, अभी तक याद ही नहीं आया कि जाड़ों की मेवा जेब में पड़ी है। चलो खाओ खाओ, डंडे पिस्तौल चलाने की ताकत आ जाएगी। फिर 1 मिनट की हा हो। अरे देख, साइकोलॉजी के गुप्ता जी भी इधर की हवा खाने आए हैं। लग तो पूरे हीरो रहे हैं। क्लास में लड़कियों को देखकर तो और भी हीरो बनते हैं। उसी ग्रुप में रजनी का भाई विजय भी है। बीई कर ली है, नौकरी नहीं मिली है, इसलिए यही भाग्य आजमा रहे हैं। नूपुर कहना चाहती है नौकरी मिल भी जाए तो ये महोदय यहाँ झांकना नहीं छोड़ेंगे। प्रशासनिक नौकरियों का नशा ही कुछ और है।
2-3 साल तक तो सब जरूर आईएएस, पीसीएस बनने के सपने देखते हैं। फ्री इंडिया है, खूब सपने देखो बच्चू, कौन रोकता है? भाई उम्र भी तो तुम्हारी सपने देखने की है, अपने बारे में गलतफहमियां पालने की है। बाद में गलतफहमियां अपने आप टूटेंगी, उनके टूटते ही किसी नौकरी से चिपक कर उससे समझौता कर लेना। देख देख, मिस पीसीएस जा रही है। वह चौंक कर देखती है, वाकई मिस पीसीएस अभी तो गजब ढा रही है। उसे अच्छी तरह याद है, पहले प्रश्न पत्र में ये दूसरे कपड़े पहनी थी, अब इस प्रश्न पत्र में ये स्टील कलर का चूड़ीदार सूट कहाँ से आ गया? ये तो अपने शहर से 2 सूटकेस ड्रेसेस भरकर लाई होगी। क्या हर समय बनी ठनी रहती है? मुझे तो किसी टेलर मास्टर की लड़की लगती है। नुपुर स्वयं से मन ही मन कहती है, उठिए मिस नुपुर जोशी, आपके डैडी ने दुनिया भर की बातें बताकर, बेस्ट कोचिंग में पढ़वाकर आपको भेजा है। कहना यह है कि वुड बी लेडी एसडीएम, बी अलर्ट, अपनी दार्शनिक नाजुक नरम तबीयत डिब्बे में बंद करके पेपर देने जाइए। अंदर जाते ही नुपुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, यह सोचकर कि पेपर देकर जब बाहर निकलेंगे तो अधिकतर सभी बहुत आत्मविश्वास से हर बार की तरह बाहर आकर बताएंगे कि पेपर बहुत अच्छा हो गया है। तो फिर क्यों सबके सब सिलेक्ट नहीं हो पाते? यह सोच नहीं पाती।